देखो, बातचीत बंद कर। बेटा बातचीत बंद करो अभी। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास का टॉपिक, जहाँ पर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करी थी। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करी थी। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। बेटा पीछे क्लियर है स्क्रीन? ठीक है। देखो बेटा, एक तो ना आप ना कल या सैटरडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन तक, कल ला दो, सैटरडे वाले दिन ला दो, लास्ट टू लास्ट सबके सैटरडे तक ना दो दो फोटोग्राफ जमा हो जाने चाहिए। एक फोटोग्राफ आपके फॉर्म पर रहेगा, दूसरा फोटोग्राफ आपकी टेस्ट सीरीज की जो बुक रहेगी उसके ऊपर रहेगा, फ्रंट पेज पर। ठीक है। सारे बच्चे, कोई भी जिसके पास फोटोग्राफ हैं तो अच्छी बात है, सीधे लाके जमा कर दो। जिनके पास नहीं है तो आज स्टूडियो में जा करके खिंचवा लेना। और भी जगह जगह काम आते रहते हैं, रख लेना। बाकी दो दो फोटोग्राफ सारे बच्चे ला देंगे। और ये मैंडेटरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि नहीं मंडे की जगह ट्यूसडे हो जाएगा या वेडनेसडे हो जाएगा। दूसरा, ये कैलकुलेटर भी नहीं है कि सर रोज बोलते हैं भूल जाते हैं। दो फोटोग्राफ सभी ला देंगे, क्योंकि मंडे के बाद कभी भी टेस्ट की बुकलेट आपको दी जा सकती है और आपका टेस्ट लिया जा सकता है। दूसरा ये भी है कि जैसे वो टेस्ट की बुकलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी और उस दिन कोई बच्चा अगर नहीं आता तो उसमें नंबर डला हुआ है, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। तो जो बच्चा नहीं आएगा उसके उस कॉलम में ब्लैंक कर दिया जाएगा, एब्सेंट लगा दी जाएगी कि पर्टिकुलर डे टेस्ट हुआ लेकिन आप उस टेस्ट वाले दिन नहीं आए। राइट। दूसरा, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये जो टेस्ट की नोटबुक है, बुक नहीं है वो नोटबुक है, जिसमें आंसर शीट कह सकते हो, 300 पेज के आसपास की आंसर शीट है, जो हम सबको, जो भी बच्चा क्लास में, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फेस टू फेस में, विदाउट एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये 300 पेज की आंसर शीट भर जाएगी, सेकंड वाली जो भी परचेस करेगा उसका जो भी नॉमिनल सा चार्ज रहेगा वो देना रहेगा। एक हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है 300 350 पेज की। 100 टेस्ट स्टार्टिंग में प्रपोज्ड है। 100 टेस्ट में जिस भी टेस्ट में एब्सेंट रहेगी वो आपका उधर मार्क कर दिया जाएगा, फोटोग्राफ फ्रंट पर लगा होगा। दूसरा, टेस्ट को चेक होने के बाद ये मेरे पास विजुलाइजर अवेलेबल है, बच्चा सामने रहेगा, टेस्ट की कॉपी आपकी विजुलाइजर पर होगी कि एक स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर रहा है, उससे बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी सीखने को मौका मिलेगा ऐसी गलती नहीं करने। ठीक है। इसके अलावा बेटा एक सीट हमारे पास यहाँ रिजर्व रखेंगे टेस्ट वाले कैंडिडेट के लिए, जिसकी भी कॉपी चेक होगी उसको इधर बिठा लिया करेंगे। ये कैमरा उसका स्वागत करेगा कि जब भी कॉपी चेक हो रही है तो टीचर के साथ साथ में बच्चा भी, जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, वो भी अवेलेबल है। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपका चलता रहेगा। तो मैंने आपको यही बोला कि मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी आपका ये एक्टिविटी चालू हो सकती है, तो मंडे से पहले पहले हमको 2 फोटोग्राफ चाहिए आप सबके। इसमें कोई चॉइस नहीं है, मैं मैसेज के थ्रू भी आपको डाल दूंगा बेटा। सारे के सारे बच्चे लास्ट टू लास्ट कल जमा करा दो, सैटरडे वाले दिन जमा करा देना। ठीक है। किसी भी कंडीशन में अगर सैटरडे तक ना आ पाए तो लास्ट टू लास्ट मंडे तक 2 फोटोग्राफ जरूर ले आना। लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की, हम बात कर रहे थे। दोनों को कंपेरेटिवली हम डिस्कस कर रहे थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस करवाया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, आप में से कोई बच्चा कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपका कहना है कि सर डायरेक्ट टैक्स में, कोई बात नहीं बेटा, वो आंसर कर रही है बच्ची, आंसर करने तो कुछ तो आंसर कर ही रही है ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। और आपने देखा है कि जो
सबसे पहले कोई ट्राई करता है तो उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, बाद वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा और कुछ बताना चाहोगे बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? और कोई बच्चा पीछे से रिप्लाई करेगा? डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लिया जाता है। बेटा बातचीत मत करो इधर। बेटा ऐसे क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है, अब ब्रेक खत्म हो गया, अब ब्रेक जैसी फीलिंग चली जानी चाहिए ना। ठीक। देखो कितना अच्छे से बच्चा आंसर कर रहे हैं। शुभम आज प्रयास कर रहे हैं कि सर डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लिया जाता है, और सही बताया। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। आप कुछ बता रहे थे बेटा? डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो बोला कि सर जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा जिस पर हमने टैक्स लगाना है, टैक्स पेयर पर ही डायरेक्ट टैक्स का बर्डन रहेगा। जिसके ऊपर इम्पोज किया जाना है वो सेम पर्सन ही उसे पे करने के लिए लायबल होगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, जिसके ऊपर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, वो खुद बर्डन को बियर ना करके वो उस बर्डन को शिफ्ट कर देगा अल्टीमेट कंज्यूमर पर। ऐसा हमने डिस्कस किया था, और फिर इसमें एग्जांपल हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे। तो डेफिनेशन में टैक्स डायरेक्टली लिवाइड ऑन अ पर्सन इनकम और वेल्थ, और यही पर्सन कहीं ना कहीं इसके बर्डन को बियर करता है, शिफ्ट नहीं कर सकता। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स जैसे टैक्सेस के एग्जांपल थे। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स इम्पोज ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, वो पर्सन पे नहीं लगता, ये गुड्स और सर्विसेज के प्राइस पर लगता है। बट इसका बर्डन जो है यूजुअली शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर पर अल्टीमेट। फिर इसका हमने यहाँ पर क्विक समरी डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास का जो टॉपिक है ये है हमारा बेटा मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो कुछ बेसिस आपको बनाने पड़ते हैं। मेरिट्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स किन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और डीमेरिट्स की बात करेंगे तो बोला कि इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स को अच्छा नहीं माना जाता। अब डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले बेटा इक्विटी के, डायरेक्ट टैक्स में ना इक्विटी का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। इक्विटी का मतलब यहाँ पर है कि बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, जिसका पे करने का एबिलिटी है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, जिसका पे करने का एबिलिटी नहीं है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझना कि आपसे आज तक किसी ने इनकम टैक्स लिया? क्या आज तक आपकी इनकम रही है, इनकम कैलकुलेट हुई है? आपने कभी इनकम कमाई है बेटा? कभी नहीं कमाई इनकम। बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इनकम ना कमाएं। बोला सर जब हमने कोई काम ही नहीं करा, जॉब ही नहीं करी, कहीं से अर्न ही नहीं किया, तो कहाँ से इनकम कमा ली? अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, जब करेंगे कुछ काम करेंगे तभी इनकम आएगी। बोलो बेटा, और आप में से किसी की कोई इनकम तो नहीं है? एक आध कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो दूसरों को कोचिंग क्लास प्रोवाइड करा देता हो, ट्यूशन पढ़ा देता हो, ऐसे कमा लेता हो। बट मोस्टली ये मान के चल रहे हैं कि सर हमारी कोई इनकम नहीं है। हाँ या ना? मोस्टली तो यही मान के चल रहे हो ना। बट इन एक्चुअलिटी आपकी इनकम होती है। क्या आपके घर रिलेटिव्स नहीं आते? क्या वो आप लोगों को पैसे नहीं देते हैं? तो ये इनकम है या नहीं? आपका बर्थडे नहीं आता, गिफ्ट नहीं मिलते, ये इनकम है या नहीं? तो ये सारे जो इनकम है ना बेटा, अब ध्यान से सुनो बेटा, अब खो मत जाओ इधर उधर, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन एक्चुअलिटी में ये आपकी इनकम तो है, परंतु गवर्नमेंट ना इन छोटी छोटी इनकम्स पर टैक्स नहीं लगाती। बोले बच्चा है साल का कितना कमा लेता है, मामा फूफी वगैरह सब मिला करके इसे 1000 2000 से ज़्यादा नहीं देते होंगे एक साल में। बर्थडे पर 10 5 हज़ार इकट्ठे हो जाते होंगे। भाई जोज रक्षाबंधन मिला के ओवरऑल टर्नओवर 50 हजार से ज़्यादा नहीं जाता साल भर का अगर देखा जाए तो। कि टोटल इनकम 50 हजार से ऊपर नहीं निकलती। अब बोला इन छोटी छोटी इनकम वालों को क्यों परेशान किया जाए? तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ इनकम इसमें से, नो डाउट आपको जो इनकम मिलती है इसमें से कुछ इनकम आगे जाके मैं बात करूंगा, कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं। बट मैं कह रहा हूँ अगर वो टैक्सेबल भी है तो भी गवर्नमेंट शुरुआती टाइम पर बोलती है कि भाई 2 2.5 लाख रुपए तक तो हम वैसे भी आपसे
बात नहीं करेंगे। 2-2.5 लाख तक इनकम कमाई तो हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। और मोस्टली आप सब उसी कैटेगरी में आ जाते हो, इसलिए आज तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ा। बात क्लियर? तो इनकम टैक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये होता है, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, अगर पे करने की एबिलिटी है तब तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज देना नहीं पड़ेगा। शुरुआती टाइम पे जिनकी इनकम कम होती है, उनकी टैक्स पे करने की एबिलिटी कम होती है, तो इनकम टैक्स उन पर नहीं लगता। तो ये इस डायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अंबानी जैसे लोगों पर इनकम टैक्स लगना चाहिए जिनका थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इनकम है, और गवर्नमेंट लगा भी रही है, अच्छा खासा इनकम टैक्स लगा रही है ऐसे पर्सन्स पर। तो इनकम टैक्स में होता क्या है कि अगर इनकम ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा, इनकम नहीं है या बहुत कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके अपोजिट में इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेता हूँ। ये तो होता है बेटा हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या प्रोग्रेसिव इन नेचर, इसे आप बोल सकते हो। इसका मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स का मेरिट है वही इनडायरेक्ट टैक्स का डीमेरिट बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग जो चपाती खाते हो आटे की खाते हो? बेटा किस किस सोने की खाते हो? नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि चपाती आटे की खाते हो नहीं, तो बेटा सबका आंसर तो यही रहेगा ना कि हाँ सर आटा। अब ऐसे मत बोलना कि नहीं सर हम तो आशीर्वाद वाले की खाते हैं, ठीक है, मैदा की खाते हैं। सारे पर्सन जो कंज्यूम करते हैं, रोटी कंज्यूम करते हैं, आटे की कंज्यूम करते हैं, सोना तो कोई नहीं खाता। अब बेटा इधर ध्यान दो, फोकस करो। अंबानी की बात करते हैं, वो भी यही मटेरियल इस्तेमाल करते होंगे। कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में चपाती आटे की बनती है, अंबानी के घर में चपाती सीमेंट की बनती है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना? तो मेन मुद्दे की बात यह है कि अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स का, अगर किसी कंज्यूमेबल आइटम्स पर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, अंबानी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे घर में फैन लग रहा है, उस पर भी टैक्स सेम ही जा रहा है। जिसके घर में इनकम है उस वो भी सेम टैक्स दे रहा है उस पर्टिकुलर आइटम पर। और अंबानी के घर में अगर फैन लग रहा है तो वो भी सेम ही टैक्स दे रहा है। अगर कोई आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो चाहे हम हमारी इनकम कम है या इनकम ज़्यादा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो उसका ये डीमेरिट कहीं ना कहीं बन जाता है कि जब भी हम बात करेंगे कि ईच एंड एवरी पर्सन को एक सिमिलर रेट से कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता है। तो जब हम बात करेंगे ना इनडायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट्स, इनडायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट्स की बात करेंगे, तो पहले मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स है बेटा, इसके बाद डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स हम डिस्कस करेंगे, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद हम डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो इसका पहला ही पॉइंट हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। इनकम टैक्स में क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स देना पड़ेगा, इनकम कम होगी तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की डीमेरिट्स में हम बात कर रहे हैं, अफेक्ट करता है रिच और पुअर को इक्वली ऑन एसेंशियल, पुटिंग मोर बर्डन ऑन द पुअर। जो आपके एसेंशियल आइटम्स होते हैं उन पर रिच या पुअर की दोनों की बात करें तो दोनों को वो सेम ही इम्पैक्ट डालता है। तो दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। भाई गुड्स पे जो टैक्स लग रहा है, उस गुड्स को चाहे गरीब कंज्यूम करे या अमीर कंज्यूम करे, दोनों पर तो सेम ही टैक्स देना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कैसा हो गया बेटा, यहाँ पर रिग्रेसिव इन नेचर हो गया, जबकि हमारा डायरेक्ट टैक्स कैसा हो जाता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब जिसकी इनकम ज़्यादा उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो मोस्टली आप डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स देखोगे, उनके कुछ अपोजिट में आपको इनडायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट्स में वो पॉइंट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। कैन क्विकली रेज मोर रेवेन्यू ड्यूरिंग द इमरजेंसीज लाइक फ्लड और अर्थक्विक्स एटसेट्रा। बोला इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू आप जल्दी से कलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो आपको इमरजेंसी के टाइम में ज़्यादा फंड की जरूरत है, एकदम से डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया आपने सब पर। अब डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया तो जिस पर टैक्स लगा वो पे करेगा, तो जल्दी से फंड कलेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का आपने रेट अगर इंक्रीज किया तो उसका रेवेन्यू आपको इमरजेंसी के टाइम में नहीं मिलेगा। हो सकता है इमरजेंसी के टाइम में लोग गुड्स खरीदना ही बंद कर दें। कोविड का टाइम आया था बेटा, आपने अपने घर में महसूस किया होगा कि जो एज यूजुअल हम आइटम परचेज करते हैं, कोविड के टाइम में वो आइटम परचेज करने बंद कर दिए थे काफ़ी हद तक। हर एक फैमिली में यही चल रहा था कि भाई घर से बाहर मत निकलो, इनकम नहीं आ रही है तो खर्च भी मत करो, क्योंकि बहुत सारी
सोर्सेज से बिजनेसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था, इनकम जनरेशन काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो मेन मुद्दा ये था कि हमने उस दौरान परचेज भी कम कर दी। अब जब गुड्स परचेज नहीं होगा तो फिर टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास जाएगा कहाँ। इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, ज़रूरत का टाइम चल रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स ने धोखा दे दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब डायरेक्ट टैक्स लगता है तो वो सबको पे करना पड़ता है, क्योंकि वो पर्सन स्पेसिफिक पर लग रहा है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्टिविटीज़ पर नहीं लग रहा। सर्टेनिटी की बात करते हैं, क्लियर टू बोथ गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर रिगार्डिंग द अमाउंट, टाइम एंड मेथड ऑफ पेमेंट। ये क्लियर कट होता है कि भाई किसको कितना पेमेंट टैक्स का करना है, तो इसमें सर्टेनिटी बनी रहती है। रिड्यूस करता है इनइक्वलिटी, मतलब रिच पे मोर पुअर पे लेस। तो ऐसे करके क्या होता है कि जो रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वलिटी चल रही होती है वो धीरे धीरे वो गैप कम होता है, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता या कम पैसा होता है वो टैक्स पे नहीं करते। तो दोनों के बीच का गैप काफ़ी हद तक इस टैक्सेशन से कम होता है। तो दीज आर द एडवांटेज या बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं इन्हीं को। ठीक है, तो मुद्दा हम डिस्कस कर रहे थे मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यूजफुल ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये अच्छा माना जाता है। बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डायरेक्ट टैक्स क्यों अच्छा माना जाता है? भाई डायरेक्ट टैक्स आपकी पॉकेट पर बर्डन डाल रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कब महंगाई बढ़ती है तो उस दौरान अगर आपकी पॉकेट में पैसा ज़्यादा हो तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, पॉकेट के पैसे को खर्च करोगे। और अगर आपकी पॉकेट में पैसा कम कर दिया जाए तो आप महंगा आइटम परचेज कर ही नहीं सकते। तो इन्फ्लेशन के दौरान इसे कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अगले मुद्दे की अगर हम बात करें, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉज एंड प्रोसीजर्स मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। बोलो यहाँ पर क्लियर कट जो लॉ के प्रोसीजर्स होते हैं उसकी मदद से हम इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स को अगर हम पॉइंट बाई पॉइंट देखें तो पहला मुद्दा इक्विटी, यानी कि जैसी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करोगे, ज़्यादा पे करने की एबिलिटी है ज़्यादा है और कम पे करने की एबिलिटी है तो कम। दूसरा इलास्टिक एंड प्रोडक्टिव होता है, क्विक रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इसकी मदद से। अमाउंट क्लियर होता है, किस टाइम पर पेमेंट करना है, किस मेथड से करना है। रिच पे मोर पुअर पे लेस, जिससे इनइक्वलिटी रिड्यूस होती है। और एब्जॉर्ब करता है एक्सेस मनी को, इसीलिए ये इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। और इजी टू अंडरस्टैंड और कंप्लाई होता है, तो कंप्लाइंसेस इसकी हम आसानी से कर सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स की जब बात करेंगे तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी सामने आ जाते हैं। डीमेरिट्स का मतलब है कि भाई जब आपको लगता है कि ये टैक्स मुझे मेरी पॉकेट से देना पड़ेगा तो आपकी कोशिश होती है कि उस टैक्स को कैसे ही बचाया जाए। अब बचाए जाने के लिए दो तीन सीधे सीधे रास्ते होते हैं कि आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। टैक्स प्लानिंग का मतलब है टैक्स लॉज में जो आपको फेवरेबल प्रोविज़न दिए गए उन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके अपने टैक्स को बचा सकते हो, तो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करते हैं उन प्रोविजंस को। दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप लॉ के प्रोविजंस में कहीं कमी होती है उसका फ़ायदा उठा करके अपना टैक्स बचाते हो, लेकिन वहाँ डिसऑनेस्ट मीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रोविज़न में कमी है इसलिए आपने फ़ायदा उठाया, तो दैट इज़ नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। वो अनएथिकल तो होता है लेकिन वो इलीगल नहीं होता। दैट मीन्स वहाँ पर आप कोई लॉ को फॉलो कर रहे हैं या लॉ के प्रोविजंस में है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं। एक होता है बेटा टैक्स एवेजन, जिसे टैक्स की चोरी बोला जाता है, जहां आप इलीगल मीन्स का इस्तेमाल करके, गलत तरीके इस्तेमाल करके टैक्स को बचाने का प्रयास करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी इनकम है लेकिन आपने अपना इनकम दिखाया ही नहीं कि मेरी इनकम है, आपने अपनी इनकम शो ही नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे बोला कि बेटा एक काम करो, आप सारे बच्चे मुझे कैश में पेमेंट किया करो और मैं आपको जो रिसिप्ट दूंगा आपकी फ़ीस की रिसिप्ट ना दे करके मैं 100 रुपये की एक रिसिप्ट बना के दे दिया करूँगा, वही आपका एविडेंस हो जाएगा कोचिंग क्लास आने का। सारे पैसे आप कैश में पे करते हो, 100 रुपये की रिसिप्ट बना के मैं दे देता हूँ, बाद में कैलकुलेट कर लेता हूँ 100 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से मेरी टोटल इनकम इतना हो रहा है, गवर्नमेंट को मुझे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन आप इस कहानी को समझो कि ऐसे केसेस में अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये डिसऑनेस्ट मीन है, हालांकि गवर्नमेंट मुझे पकड़ नहीं पाएगी। अगर मैं ये एक्टिविटी करूँ, आप मुझे कैश में पेमेंट दो, मैं आपको 100 रुपये की रिसिप्ट दूँ बना करके, तो मेरे रिकॉर्ड में 100 रुपीज़ मेंटेन है, कैश का कोई रिकॉर्ड है नहीं क्योंकि किसी अकाउंट में जमा नहीं हो रहे, मैं इन्हें ले जाके घर रख लेता हूँ अपने और उसी में खर्चे करता हूँ, तो किसी भी कंडीशन में मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता।
वो बात अलग है कि जब तक कि मेरे घर पर कमरे ना भर जाएं नोटों के, फिर छापे ना पड़ जाएं, तब तक कोई नहीं पकड़ सकता। छोटा मोटा अमाउंट, जैसे कहते हैं ना कि 100-200 करोड़ तक तो कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उन्हें छुपाना आसान होता है। बट अगर हम बात करें इतना हो जाए कि कमरे में रख रहे हैं, विंडो से निकल के बाहर आ जा रहे हैं पैसे, तो फिर ऐसे केस में पड़ोसी इंटीमेट कर सकता है डिपार्टमेंट को, बोला कि बहुत पैसा आ रहा है इसके घर में। अगर उन्होंने फिजिकली आके वो पैसे पकड़ लिए कैश में, तो वो रिकॉर्ड बोला जाएगा ये आए कहाँ से पैसे, अब इसका एविडेंस दो। और जब एविडेंस नहीं दे पाओगे, क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, तो वो मान लिया जाता है कि आपकी इनकम रही है, आपने छुपाया है इसे, इस पर टैक्स नहीं दिया, और फिर ह्यूज पेनल्टीज लगती है बाद में। टैक्स तो देना ही पड़ता है 2-3 गुना, पेनल्टी अलग से देनी पड़ती है। तो जितना पैसा आपने बचाया होता है, छुपाया होता है, वो सारा चला जाता है एक तरीके से। तो मेन मुद्दे की बात मैं आपसे ये कर रहा था कि डायरेक्ट टैक्स में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जिसकी पॉकेट से पैसा जाता है ना, जाता हुआ पैसा किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि इस पैसे को ठिकाने लगाओ, इस पैसे को किसी भी तरीके से बचाओ। तो यहाँ पर आप क्या प्रयास करते हो कि इनकम को हाइड करने का प्रयास करते हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। ये आपके डिसएडवांटेज हो जाते हैं या डीमेरिट्स हो जाते हैं एक तरीके से। अगला है कि कॉस्टली कलेक्शन, इनकम टैक्स का कलेक्शन काफ़ी हाई हो जाता है। बोला हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ड्यू टू लार्ज स्टाफ एंड डिटेल्ड असेसमेंट। अब जैसे कि हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत सारे लोगों की जो डिटेल जाती है, उनमें टैक्स जाता ही नहीं, सिर्फ रिटर्न होता है। वो जो टैक्स फ्री का दायरा है उसी में आ जाते हैं, लेकिन उनके रिटर्न तो स्टाफ ने कहीं ना कहीं प्रोसेस करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, सारी कंप्लाइंस करनी पड़ती है, सारा सिस्टम चलाना पड़ रहा है। तो बोला इसको कलेक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। आगे हम बात करेंगे लेस इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कोई आपको इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करता सेविंग को लेकर के और काम करने को लेकर के। बेटा एक बात बताओ, अगर आपको मालूम चलता है कि हम 1 करोड़ रुपए कमाएं, तो इसमें से 30% मिनिमम बात कर रहा हूँ, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, कि 30% हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। मतलब 30 लाख रुपए किसके पास चले जाएंगे, गवर्नमेंट के पास। हम इंजॉय कर पाएंगे मात्र 70 लाख रुपए। तो ये एक तरीके से डिस्करेज करने वाला है, ये इनकरेज नहीं कर रहा। आपको मालूम है कि क्या फ़ायदा कमाई का, इसमें से 1 करोड़ में से 30 लाख तो गवर्नमेंट ने ले लिए। तो ऐसे केस में इन्होंने बोला कि डायरेक्ट टैक्स लेस इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, तो लेस इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। हाँ ऐसा होता है, अगर किसी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स लगता ही नहीं है, तो आप सोचोगे इंडिया में बिजनेस करने की क्या जरूरत है, उसी कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं जहाँ डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। तो वहाँ पर क्या काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और अगर इसको अच्छे से फील करना चाहते हो तो आप ये समझो कि अगर 1 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला कि ये सारे पैसे हमको जमा करने पड़ेंगे 1 CR कंप्लीट, आपको कोई रुपया नहीं मिलेगा, सारे हमको जमा करो। आप बोला कि हमें क्या मिलेगा, बोला सुबह शाम की 2 टाइम की आपको खाना मिल जाया करेगा, टिफिन पहुंच जाया करेगा आपके घर पर, सोने के लिए एक बेड मिल जाएगा, ठीक है, जैसा होता है ना कि डॉर्मेंट्री टाइप जो होता है, उस पर जा करके आप सो जाओ, और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे धुले हुए, और बाकी सुबह काम पर निकलो, शाम को वापस आ जाओ, और बाकी ज़्यादा दिमाग चलाना मत। अगर किसी कंट्री में ऐसा रूल बना दिया जाए, तो मुझे एक बात बताओ, लोग काम करेंगे क्यों? मेरे जैसे लोग, अगर पता चले कि आप लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं, बस खाना ही मिलना है, और हाँ एक और चीज़ है, गवर्नमेंट ने बोला कि जो काम नहीं भी कर रहा उसको भी यही फैसिलिटी मिलेंगी, सोना मिलेगा, खाना मिलेगा, ठीक है, कपड़े मिल जाएंगे, तो फिर मैं क्यों सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने लगा? मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी काम नहीं करता। तो जब भी बात करें, अगर सारी कमाई अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस में लेना चालू कर दिया, तो डिमोटिवेशन आ जाएगा। बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई इंसेंटिव नहीं दिख रहा काम करने के पीछे। नॉट आइडियल फॉर पुअर कंट्रीज। बोला इनकम टैक्स तो उधर लगता है ना जिधर इनकम होती है, और बोला पुअर कंट्री, गरीब कंट्री जिनमें इनकम है ही नहीं, तो वहाँ इनकम टैक्स लगा के करोगे क्या? तो इन्होंने बोला पुअर कंट्रीज के लिए इसे सही नहीं माना जाता, और आर्बिट्ररी इन नेचर होता है, मतलब लैक ऑफ साइंटिफिक सिस्टम फॉर डिसाइडिंग प्रोग्रेसिव टैक्स रेट लीडिंग टू अनफेयरनेस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी के लिए बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, 2.5-3 लाख रुपए तक की इनकम को पूरा टैक्स फ्री कर देते हैं। उसके बाद
एक सर्टेन परसेंटेज से रेट लगाते हैं, मतलब जो बेनिफिट अवेलेबल है वो 10 लाख रुपए तक की इनकम रखने वाले पर्सन को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल जाता है, बट उसके बाद वाले पर्सन ज़्यादा रेट से टैक्सेबल हो जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ईयर के 15 लाख रुपए कमा रहा है तो वो रिच पर्सन है? अगर एक पर्सन साल के 30 लाख रुपए भी कमा रहा है तो भी वो रिच पर्सन नहीं है, तो भी वो गरीबों की तरह ही जीवन जिएगा, क्योंकि खर्चे इस तरीके के हो गए हैं कि 30 लाख रुपए में आज काम नहीं चलेगा। जो आज से 20 साल पहले 1 रुपए में जहाँ काम चल जाया करता था, आज की डेट में वही जो वर्क है 1000 रुपए में होता है जा करके। तो अगर आप बोलोगे कि ये लैक्स ऑफ रुपीज़ अमाउंट में तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, इन एक्चुअलिटी ये अमाउंट उतनी बड़ी है नहीं। तो मुद्दा ये है कि आर्बिट्रेरी नेचर होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने इनकम तक वालों को हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत उससे ऊपर वालों को भी तो हो सकती है। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम 3 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हैं, तो आर्बिट्रेरी है, उनके अकॉर्डिंग 3 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा। कल को उन्होंने 5 लाख एज्यूम कर लिया तो 5 लाख तक हो जाएगा, 7 लाख एज्यूम कर लिया तो 7 लाख तक हो जाएगा। तो ये हम खुद से डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने बोला इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, कई बार दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो देखने को मिलती हैं। हमने डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लिए। अगेन डीमेरिट्स को शॉर्ट में कवर कर लेना। पहला है टैक्स इवेजन बहुत होता है, कॉस्टली हो जाता है कई बार इसका कलेक्शन, डिमोटिवेट करता है, लो यील्ड मतलब बहुत ज़्यादा जो पुअर नेशन होते हैं उनमें कमाई बहुत कम होती है तो वहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, और अनफेयर रेट कई बार देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बेटा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट्स थे वो काफ़ी हद तक इनडायरेक्ट टैक्स में आके क्या बन जाते हैं, मेरिट्स बन जाते हैं। पहला है हाई रेवेन्यू जनरेशन। बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे हमको हाई रेवेन्यू जनरेट होता है। हाई रेवेन्यू का मतलब है कि ज़्यादा इनकम इससे मिलती है। आप एक टॉफ़ी चॉकलेट से लेकर के अगर हम हवाई जहाज़ तक कुछ भी खरीद रहे हैं, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बहुत बड़े क्वांटम में होता है। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो आप डेली बेसिस पे करते हो उन पर भी आप टैक्स पे करते हो। तो हो सकता है आप में से डायरेक्ट टैक्स किसी ने नहीं पे करा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप रोजाना पे करते हो। आप कमा नहीं रहे हैं लेकिन जो खर्च कर रहे हैं उस पर सारे के सारे अमाउंट पर आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। तो एक ब्रॉडर बेस होता है, वाइड रेंज होती है कलेक्शन का। तो बोला कि जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इससे ह्यूज रेवेन्यू लार्ज क्वांटम में आपको मिलना चालू हो जाता है। कोई टैक्स चोरी नहीं होती। बोला टैक्स चोरी क्यों नहीं होती, क्या रीज़न है इसके पीछे? बोला जिसने जमा कराना है उसकी पॉकेट पर बर्डन जाना नहीं है। मतलब कहानी कुछ ऐसे समझो, मुझे टैक्स जमा कराना है लेकिन मुझे अपनी पॉकेट से नहीं आपसे लेके जमा कराना है, तो मैं क्यों चोरी करूंगा? अगर मैं टैक्स चोरी करने लगा तो पेनलाइज मुझे किया जाएगा, बेनिफिट आपका होगा। भाई अगर आपकी फीस पर जीएसटी लगता है तो बेनिफिट लॉस आपको है, और नहीं लगता तो बेनिफिट आपको है। लेकिन इसको प्लान करके मैं जीएसटी को अगर बचाने का प्रयास करूं तो मेरे तो फंसने वाली बात हो गई ना, कि मेरी पॉकेट पे बर्डन आना नहीं और मैं खामखा उस प्रोविजन को क्या कर रहा हूँ, बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने अगर स्टूडेंट से बोला कि बेटा एक काम करो, मेरे को ना ज़्यादा से ज़्यादा कैश में पेमेंट किया करो, उससे होगा क्या कि मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं जाएगा। मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं जाएगा तो मैं जीएसटी की लिमिट में नहीं आऊँगा, जीएसटी की लिमिट में नहीं आऊँगा तो आप पर जीएसटी नहीं लगाऊंगा। बच्चों ने ऐसा ही करना चालू कर दिया। लेकिन मुझे जब पकड़ा गया, जब मेरे रेवेन्यू, जब मेरा टर्नओवर देखा गया, तो मुझे बोला गया कि आपको तो इस पर जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए था। जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा उस पर जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा। तो मैंने अपने लिए फीस चार्ज करी है, गवर्नमेंट के लिए जीएसटी कलेक्ट करने का जो जिम्मेदारी है वो मैं क्यों अवॉइड करने का प्रयास करूंगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो सेलर होता है वो कभी भी ऐसा कोशिश नहीं करता कि वो आपसे जीएसटी कलेक्ट ना करे। आप किसी शॉपकीपर के पास जाना जो सामान खरीद रहे हो, आप उनसे बोलना कि भैया मोबाइल में जो जीएसटी लगा रखा है ना, ये तो गवर्नमेंट को जमा होगा। कि हाँ बिल्कुल, तो आपकी पॉकेट में तो जाना नहीं है, तो एक काम करो बिना बिल के मोबाइल सेल कर दो मुझे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मोबाइल चलाना, बिल का क्या करूँगा, बिल थोड़ी ना मुझे कुछ करना है। वो आपको मना कर देगा, बोलेगा नहीं जीएसटी तो लगेगा। क्योंकि उसे क्या लगता है कि मैं क्यों रिस्क लेने लगा खामखा। अभी ये मेरे से बिना जीएसटी के खरीद के ले जा रहा है, बेनिफिट इसका हो रहा है, कल को ये मेरी शिकायत करे जा करके कि बिना जीएसटी के मुझे मोबाइल सेल कर दिया था रजिस्टर होते हुए।
अगर कोई पर्सन एक बार रजिस्टर है तो रजिस्टर होते हुए बिना जीएसटी के सेल नहीं कर सकता। तो मुद्दा यह है कि जीएसटी या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इनमें टैक्स एवेजन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है। किसी और को देना है लेकिन जिम्मेदारी आपकी है उसे कलेक्ट करने की, तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हो। कन्वीनियंट होता है। बोला कि कई बार क्या होता है कि टैक्सेस का पेमेंट यहाँ कन्वीनियंट होता है। बेटा एक बात बताओ, जैसे कि मोबाइल परचेस करके लेके आए तो आपको सामने वाले ने बोला ही नहीं होगा कि मोबाइल के लिए अमाउंट इतना है, टैक्स के लिए अमाउंट इतना है। वो आपको एक कंबाइंड अमाउंट बता देते हैं, तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप मोबाइल के लिए पे कर रहे हैं या टैक्सेस के लिए पे कर रहे हैं। राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी गाड़ी का अगर एक शोरूम प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं, 20 लाख रुपए किसी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस चल रहा है, और मान के चलो उस पर 40% जीएसटी लगता है, तो सिर्फ जीएसटी की बात करें, अदर एक्सपेंसेस तो अलग हो गए, तो हमारा 8 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, इस पर जीएसटी हो जाएगा। टोटल 28 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो जो कार सेलर कार सेल कर रहा है ना, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि कार 20 लाख की है, वो आपसे क्या बोलेगा, कार आपकी 28 लाख रुपए की है, क्योंकि उस पर 40% के आसपास क्या चला जा रहा है, जीएसटी चला जा रहा है। नॉर्मल जो हम बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी कार जो इंडिया में सेल होती हैं, उन पर 18% हमारा जीएसटी लगता है। और जो भी कार थोड़े बड़े सेगमेंट में आ जाती है, बहुत बड़े सेगमेंट की भी आप नहीं कह सकते हो, मतलब आप समझते हो मारुति की छोटी छोटी कार को, जो कि 5-6 लाख रुपए तक के बजट के आसपास की कारें होती हैं, मैक्सिमम वो 18% रेट का एडवांटेज ले पा रहे हैं। नहीं, ज़्यादातर कार किस में जा रही है, 40% के स्लैब में जा रही है। अब ये समझो इस बात को कि 20 लाख की कार खरीदना, 20 लाख की कार भी कोई एक एवरेज क्लास का पर्सन ही परचेज करता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन इन कार को परचेज करते हैं, लेकिन वो भी कितना 8 लाख रुपए का जीएसटी पे कर रहा है। बट महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है खुशी खुशी में हमने कार खरीदा, कार के लिए पेमेंट करा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी में जीएसटी के लिए आपने अच्छा खासा पेमेंट कर दिया होता है। तो कन्वीनियंट होता है, आप जो सामान खरीदते हो उसके साथ साथ ये टैक्स आपका जमा हो जाता है। इकोनॉमिकल टू कलेक्ट, बोला कलेक्ट करना आसान होता है, लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, सिंपल कलेक्शन प्रोसेस होता है, जो सेलर होता है वो आपके बिहाफ पर उस टैक्स को कलेक्ट करके आपको जमा करा देता है। वाइड कवरेज होता है, बोला हर एक तरीके के आइटम पर लगता है, एसेंशियल आइटम पर भी, लग्जरियस पर भी, इवन तो हार्मफुल आइटम पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। मैंने आपको समझाया भी था, इवन तो हार्मफुल आइटम्स पर और ज़्यादा लगते हैं टैक्सेस, जैसे लिक्कर वगैरह हो गए, इन पर आपके कई गुना टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिससे कि इनका कंजम्पशन काफ़ी कम हो। इलास्टिसिटी की बात करते हैं, कैन ईजिली एडजस्ट टैक्स रेट और इंक्लूड या एक्सक्लूड गुड्स डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड डिमांड। बोला जैसे जैसे हमारा नीड और डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स रेट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मेरिट्स की जब बात कर रहे थे तो हाई रेवेन्यू, कोई इवेजन नहीं, कन्वीनियंट होता है, लो कॉस्ट, ब्रॉड कवरेज और फ्लेक्सिबल टैक्सेशन स्ट्रक्चर ये बना रहता है। लेकिन जब डीमेरिट की बात करेंगे, डीमेरिट्स की बात करेंगे, तो यहाँ मुद्दा आ जाता है रिग्रेसिव इन नेचर। पहला मुद्दा रिग्रेसिव, इनकम टैक्स क्या था, प्रोग्रेसिव इन नेचर, जिसकी ज़्यादा इनकम उसको टैक्स देना है। ये रिग्रेसिव है, चाहे वो रिच है या पुअर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। अनसर्टेन रेवेन्यू कलेक्शन, बोला कि अगर सेल ज़्यादा हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड किए गए तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज कम होगा। डिस्करेज करता है सेविंग्स को, हायर द प्राइस मीन्स द पीपल स्पेंड मोर एंड सेव लेस। बोला कि जब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ना, तो प्राइस हाई हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हाई होगा तो खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो सेविंग आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन्फ्लेटरी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इनकम टैक्स इन्फ्लेशन को कम करता है, तो ये इन्फ्लेशन बढ़ाता है। यहाँ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस जब महंगे होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इनकम टैक्स की वजह से होता क्या है कि आपके इनकम को वो खींच लेते हैं, फिर आप महंगे होने पर आइटम परचेज ही नहीं कर पाते, तो सस्ता ही परचेज करना पड़ता है, तो वहाँ इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, कंट्रोल होता है। डीमेरिट्स की बात करेंगे तो बच्चों ये रिग्रेसिव इन नेचर हो गया, अनसर्टेन नेचर का हो गया, रिड्यूस द सेविंग, और इन्फ्लेशन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक कि किसी पॉइंट में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है सारा? आगे हम बात करेंगे बेटा बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। जो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम है वो कब से चला आ रहा है, कैसे चला आ रहा है, कब कब कौन कौन से स्ट्रक्चर आए, और प्रेजेंटली हमारा जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, इसके एक ओवरऑल बैकग्राउंड की हम बात करेंगे।
ओरिजिन ऑफ टैक्स की जैसे हम बात करते हैं तो हम मानते हैं कि भाई ड्राइव हुआ था टैक्सेशन, यानी कि जो कहीं ना कहीं एस्टीमेट से ये टैक्सेशन ड्राइव हुआ था। लैटिन वर्ड टैक्सो लेकर के हम चले थे, और टैक्सो का मतलब क्या होता है कि एस्टीमेट करना, तो एस्टीमेशन से हमारा टैक्सेशन ड्राइव हुआ था। एविडेंस मिलते हैं टैक्सेशन के एंशियंट सिविलाइजेशंस में, चाहे हम ग्रीस की बात करें, रोम की बात करें, या इंडिया के कल्चर की बात करें, तो टाइम टाइम पर पुराने टाइम से ही हमको जगह जगह कल्चर में हमें कुछ क्लू देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे को वो एविडेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं कि बहुत पुराने टाइम से टैक्सेशन सिस्टम चला आ रहा है। टैक्सेशन की बात करें, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसी बुक्स में, किताबों में भी इसके बारे में पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन्होंने बोला मनु अलाउ टैक्स बेस्ड ऑन द इनकम, मनु इसके अकॉर्डिंगली जो टैक्स हमारा था इनकम के बेस पर अलाउड था, एंड एडवाइज्ड अगेंस्ट द एक्सेसिव टैक्सेशन, और वहाँ एडवाइस दी गई थी कि भाई एक्सेसिव टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो मनुस्मृति की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एंशियंट टाइम के जो हमारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर क्या था कि भाई आप पब्लिक से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टैक्स आपने कलेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे पॉइंट बताए गए थे। आगे हम बात करते हैं ट्रेडर्स और आर्टिसियंस की बात करें, वो पेड करते थे 1/5 ऑफ प्रॉफिट, जितना वो कमाई कर रहे हैं उसका 1/5 पोर्शन। और एग्रीकल्चरिस्ट की बात करते थे, वो पेड करते थे 1/6, 1/8 और 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो खेती करने वालों पर पहले भी कहीं ना कहीं कम टैक्स लगाया गया, और आज की डेट में तो एग्रीकल्चर इनकम पर हम टैक्स ही नहीं लगाते, काफ़ी अच्छा हमने डेवलपमेंट कर लिया है। फॉर्म्स ऑफ पेमेंट की बात करें, पुराने टाइम में जो टैक्स पे किया जाता था वो गोल्ड के फॉर्म में, कैटल्स, आपके जो जानवर होते हैं, चौपाई जिन्हें बेसिकली बोला जाता है, जो उनको कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान के चलो पैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है आपके पास, ग्रेन्स नहीं है, तो फिर आपने अपने जानवर ही टैक्स के तौर पर दे दिए। तो गोल्ड, कैटल, ग्रेन्स या पर्सनल सर्विसेज, यानी कि जो कुछ भी नहीं दे पा रहा है तो वो क्या कर दे रहा है, हेल्प कर दे रहा है, पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर दे रहा है। तो ये सारे के सारे फॉर्म हुआ करते थे पुराने टाइम में टैक्सेस को पे करने का। फोकस था डायरेक्ट टैक्सेस पर, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो एग्जिस्टेड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। पुराने टाइम में भी जो हमारा गुड्स और सर्विसेज देने पर मोस्ट ऑफ द टाइम पर गुड्स पर टैक्सेस लग जाया करते थे। सर्विसेज का कल्चर इंडिया में काफ़ी कम था। अगर इंडिया में बात करें तो मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती थी। धीरे धीरे सर्विस भी चार्जेबल होने लगी और उस पर भी धीरे धीरे टैक्स इंडिया में लगाए जाने लगे। पर्पस की बात करते हैं तो फंड सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस, रोड, जस्टिस और अदर स्टेट रिलेटेड फंक्शंस पर इस पैसे को खर्च किया जाता था। तो बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं तो ओरिजिन हुआ टैक्सेशन का एस्टीमेट से। एंशियंट टाइम में ये देखने को मिलता था, इंडिया, ग्रीस या रोम वगैरह किसी भी कल्चर की बात करें। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसी बुक्स में भी इसके बारे में आपको टाइम टाइम पर कुछ क्लू मिले जिनसे आप कन्वे कर सकते हो कि पुराने टाइम से चलता चला आ रहा है। पेमेंट के फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट हुआ करते थे, मोस्टली गुड्स के फॉर्म में, कैटल के फॉर्म में, गोल्ड वगैरह हो गए, प्रीशियस मेटल वगैरह हो गए। और पर्पस हुआ करता था कि भाई ये आपसे पैसा लिया जा रहा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं डिफेंस, रोड और जस्टिस जैसे एस्पेक्ट्स को हम अवेलेबल कराएंगे। ये पुराने टाइम की हमने बात कर ली, बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। एंशियंट टाइम की हमने बात कर ली। इनकम टैक्स इन मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1860 लाया गया था 1860, इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस पोस्ट 1857, अप्लाइड फॉर 5 ईयर, देन रिप्लेस्ड बाय लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट टैक्सेस। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1886 लाया गया, जहां पर टैक्स लगाया गया रेजिडेंट्स पर और नॉन रेजिडेंट्स पर। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ छोड़ दी गई, एग्जम्प्ट कर दी गई। रिकॉग्नाइज्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF एज अ टैक्सेबल एंटिटी। बोला इसी दौरान 1886 के टैक्सेशन स्ट्रक्चर में इन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक टैक्सेबल एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से भी अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसको भी टैक्सेबल किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1918 आया और इस 1918 के इनकम टैक्स में कैजुअल रिसीप्ट्स को इंक्लूड किया गया। कैजुअल रिसीप्ट्स का मतलब होता है जो अचानक से होने वाली जो इनकम होती है उन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं, कैजुअल रिसीप्ट्स में।
जैसे आपने कोई लॉटरी का टिकट परचेस किया और अचानक से आपकी लॉटरी खुल गई, करोड़ों रुपए आ गए, तो कैसा हो गया? कैजुअल रिसीप्ट्स हो गया। आपने दौड़ लगाई कि काला घोड़ा दौड़ जीतेगा या सफ़ेद घोड़ा जीतेगा, और आप वो बैटिंग में जीत जाते हो, तो ऐसे केस में जो फंड मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, वो कैसा हो गया? कैजुअल रिसीप्ट्स। क्लास में भी आप अपने मित्रों से एक दूसरे से शर्त लगाते रहते हो, तो वो जो विनिंग्स होती हैं वो कैजुअल रिसीप्ट्स में आ जाती हैं। शॉर्ट लाइव्ड रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट लाइव्ड रिप्लेस्ड बाय द 1922 एक्ट। बोला कि इनकम टैक्स एक्ट 1918 लेके आए थे, बहुत थोड़े से टाइम तक चला, और उसके बाद इसे इनकम टैक्स एक्ट 1922 से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। फिर इनकम टैक्स 1922 आया, जो फाउंडेशन बना मॉडर्न टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें एनुअल फाइनेंस एक्ट का कंसेप्ट हम लेकर के आए, जो जहाँ पर ईच एंड एवरी ईयर टैक्स रेट्स आपके एडजस्ट हो जाया करते थे, और साथ ही साथ में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिला। तो ऐसे करके हमने पुराने टाइम में इनकम टैक्स एक्ट टाइम टाइम पर 1860, 1886, 1918, 1922 टाइम टाइम पर इनकम टैक्स एक्ट बनते रहे। और अभी जो प्रेजेंटली हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, वो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। और उम्मीद है ये 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है वो जल्दी शहीद हो जाएगा, और इसकी जगह पर एक नया इनकम टैक्स आने का पूरा पूरा चांसेस है। अब वो इनकम टैक्स एक्ट के नाम से ना करके डायरेक्ट टैक्स कोड के नाम से, जैसे हमारे इंडिया में जीएसटी चलता है, तो डायरेक्ट टैक्स कोड के नाम से आ जाएगा। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, गाइड कर देता हूँ बेटा। जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो जून का एग्ज़ाम और दिसंबर का एग्ज़ाम दोनों में आपके सेम प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। और एक साल के बाद, जैसे हम बात करेंगे, अब ये जून और दिसंबर जब निकलेगा, तो नेक्स्ट जून और नेक्स्ट दिसंबर के एग्ज़ाम में जो एप्लीकेबिलिटी होगी, उसमें आपका जो अब नया फरवरी में आपका एक्ट जो बजट प्रेजेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट जून एंड दिसंबर में होगी। तो अगले 2 अटेम्प्ट तक तो आपको दुखी होने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है। यही जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो आप, यही पढ़ोगे, राइट, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जून में चांसेस है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देके क्लियर करो, इसके बाद दिसंबर में और चांसेस है। नेक्स्ट जून में जो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी, वो प्रोविजंस लगेंगे जो अभी फरवरी में आने वाले हैं, राइट। बेसिक फंडामेंटल ये कहता है, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर लगे हाथों समझा देता हूँ। जिस ईयर में प्रोविजंस आते हैं उस ईयर के नाम से बोला जाता है फाइनेंस एक्ट। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो बेटा फरवरी, बजट कब आता है फरवरी में, बताओगे बेटा? फर्स्ट वर्किंग डे को आता है फरवरी के। अगर फर्स्ट वर्किंग डे हॉलीडे है तो फिर वो सेकंड वर्किंग डे भी हो सकता है। तो फर्स्ट फरवरी को जैसे आपका बजट प्रेजेंट होगा, तो फरवरी 2026 में अगर ये बजट प्रेजेंट होता है, तो इसको बोला जाएगा बेटा फाइनेंस एक्ट 2026। अब ये फाइनेंस एक्ट 2026 कब कमाने वाली इनकम पर इफेक्टिव होगा? बोला 1 अप्रैल 2026 से जो इनकम कमाना चालू करोगे, और 31 मार्च 2027 तक जो इनकम कमाओगे, उस पर लगेगा ये फाइनेंस एक्ट। क्या बोला मैंने? जब भी हम इस फाइनेंस एक्ट की बात करेंगे, तो फाइनेंस एक्ट 2026 जो हमारा इफेक्टिव होगा, वो हमने बात करी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। इस पर्टिकुलर ईयर में जो इनकम अर्न करेगा, इस इनकम अर्न के रिगार्ड में एप्लीकेबल होगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स के प्रोविज़न की जब बात करते हैं, तो ये बोला जाता है कि भाई जिस ईयर इनकम कमाते हैं उस इनकम पर उस ईयर टैक्स ना ले करके उसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर करेंगे, और उसी ईयर को बोला जाता है कैलकुलेशन ईयर। कैलकुलेशन का दूसरा नाम असेसमेंट होता है, असेसमेंट ईयर बोल सकते हो। तो बेटा इसको तो बोला जाता है प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में इनकम कमाते हो, और इसके आगे वाला ईयर जो होगा 2027, 2028,
ये स्टार्ट होगा बेटा 1 अप्रैल 2027 से और एंड होगा 31 मार्च 2028 को। तो ये जो ईयर होगा दैट इज़ नोन एज असेसमेंट ईयर। इस ईयर में जाके कैलकुलेशन होगी और असेसमेंट ईयर में जो आपके एग्ज़ाम पढ़ेंगे उन एग्ज़ाम के लिए आपका ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इस असेसमेंट ईयर में जो एग्ज़ाम पढ़ेंगे वो कब कब पढ़ेंगे बेटा, 1 अप्रैल के बाद आएगा जून एग्ज़ाम, तो यहाँ जून 27 का एग्ज़ाम और 31 मार्च से पहले पहले एक बार दिसंबर 27 में भी एग्ज़ाम पढ़ जाएंगे। तो जिनको जून 27 और दिसंबर 27 में एग्ज़ाम देना है वो कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट 2026। फाइनेंस एक्ट 2025 जो कि आ चुका है 2025 में, वो कौन से बच्चे पढ़ेंगे, बोला जून 26 और दिसंबर 26 वाले बच्चे पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब आपके ऊपर कौन से प्रोविजन इफेक्टिव होंगे, इसको आप कई सेंस में समझ सकते हो। आप बोल सकते हो हमारे ऊपर फाइनेंस एक्ट 2025 लगेगा, आप ये भी बोल सकते हो हमारे ऊपर प्रीवियस ईयर ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा, हमारा 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, तो हमारे ऊपर प्रीवियस ईयर 25-26 लगेगा और असेसमेंट ईयर हमारे ऊपर 26-27 लगेगा। बात क्लियर। तो किसी भी सेंस में बात कर लो, आप फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। तो अभी आपको जो प्रोविज़न पढ़ने हैं वो फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। ये जब मैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात करूँगा एक बार तब बहुत डिटेल में इसे डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बताया कि इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपके ऊपर लगाया गया और इनकम टैक्स 1961 को लगाने से पहले इन्होंने बोला कि जो 1922 का इनकम टैक्स एक्ट था उसमें एनुअल टैक्स रेट्स का कंसेप्ट लाया गया और वो एनुअल टैक्स रेट ईच एंड एवरी ईयर के अकॉर्डिंग टाइम पर चेंज होते रहते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे जैसे इनकम टैक्स 1961 अभी तक आपके लिए इफेक्टिव है, अब जो आएगा वो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, बट अभी 1 साल तक तो हमें इसी को पढ़ना है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, और वो भी बहुत कुछ नया नहीं आएगा, कनेक्टेड ही आता है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ चेंज हो जाता है, कुछ एक परसेंटेज में बदलाव आता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है कोई भी एक्ट तो वो चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। इनकम टैक्स 1961 की बात करें तो करंट लॉ गवर्निंग द इनकम टैक्स इन इंडिया इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, 1 अप्रैल 1962 से रिप्लेस किया था इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, अमेंड होता है एनुअली बाय द फाइनेंस एक्ट, क्योंकि फाइनेंस एक्ट से टैक्स रेट आपके बदल जाते हैं, तो ईच एंड एवरी ईयर इसे हम अमेंड करते हैं, एनुअली अमेंड करते हैं। अकम्पन्ड बाय द इनकम टैक्स रूल 1962, और इसे सिस्टमेटिकली गवर्न करने के लिए, सिस्टमेटिकली चलाने के लिए इनकम टैक्स रूल 1962 भी इसमें लगाए जाते हैं, विच प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। पर्पस की बात करें तो कंसोलिडेट करता है, सिंप्लीफाई करता है इनकम टैक्स लॉ को, ब्रिंग इन अ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर फॉर द टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप की बात करें तो कवर करता है टैक्सेस ऑन इनकम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। बोला इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोला नेचुरल पर्सन पर भी टैक्स लगाता है, फर्म्स पर भी टैक्स लगाता है, कंपनीज पर भी टैक्स लगाता है, और इसके जैसी और भी अदर एंटिटीज को ये टैक्सेबल कर रहा होता है। एप्लीकेबल अक्रॉस द ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द रूल्स फॉर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो इन्होंने बोला कि चाहे हम रेजिडेंट्स की बात करें या नॉन रेजिडेंट्स की बात करें, ये ऑल ओवर इंडिया सब पर ये इफेक्टिव होता है। क्रक्स के तौर पर हम बात कर रहे हैं बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंट्रोडक्शन इसका हुआ था 1 अप्रैल 1962, रिप्लेस कर दिया था 1922 का एक्ट। फ्रेमवर्क था हमारा, फ्रेमवर्क था अपडेटेड बाय द फाइनेंस एक्ट, सपोर्टेड बाय द इनकम टैक्स रूल 1962। पर्पस की बात करेंगे तो सिंप्लीफाई कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया और सिस्टमेटिक कर दिए इन्होंने टैक्स लॉज। और स्कोप की बात करेंगे तो सारी की सारी एंटिटीज पर ये टैक्स लगाने की बात करता है। क्लियर। तो ये मुद्दे हमने यहां तक डिस्कस करें।
अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इसको डिस्कस करने से पहले मैं इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन आपको शुरुआती टाइम पर सिखाई थी, पढ़ाई थी, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? कंपल्सरी चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट और पर्सन और एंटिटीज पर लगता है, और जब भी इस कंपल्सरी चार्ज को बेटा हम लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है, पर्सन और एंटिटीज पर लगाते हैं, तो वो लॉ बना करके कहीं ना कहीं इस टैक्स को आपके ऊपर इम्पोज करते हैं। क्लियर? आप सभी ने जब जब लॉ पढ़ा होगा तब तब आपको सिखाया गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे सारे लॉज के लिए मदर लॉ बोला जाता है। मदर लॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर कोई लॉ बनाने की पावर है किसी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि लॉ कौन बना सकता है? गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट मिलके बनाएंगे। तो लॉ बनाने की पावर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है तब तो लॉ बन सकता है, अदरवाइज लॉ नहीं बन सकता। तो इनकम टैक्स एक्ट का कलेक्शन जो होता है वो लॉ बना करके होता है, और इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ कहाँ दे रखी है, और इसके जैसे अदर टैक्सेस लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ दे रखी है और किस गवर्नमेंट को दे रखी है, वो सारे जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वो टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, इस सारे के सारे टॉपिक को मैं इन गो ही ख़त्म करूँगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आधा आज कर लें बाकी नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पर हम बात करेंगे। अगली क्लास में हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट में ही दे रखे हैं, लेकिन ये प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट के ना पढ़ करके ये आर्टिकल किसके पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के, बट ये कनेक्टेड विद इनकम टैक्स है, राइट? तो ये जो टॉपिक है ओवरऑल कि कहाँ कहाँ से कैसे पावर ली गई, कौन सी गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर और लगेगा इसमें बेसिक की क्लास में। ये टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।